हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़ के बारे में, जो कि आपका क्लास 7 से चैप्टर नंबर 7 है हिस्ट्री की बुक से। ठीक है, तो पहली बात आपको इतना समझा दूं कि भाई इसके अंदर आपको बहुत कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो अभी तक आपने जो कुछ भी अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने जो पढ़ा अभी तक, उनसे एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। क्यों? अब हम बात करने वाले हैं सोशल्स, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, समुदाय और जाति और रिलीजन्स, कास्ट। अब हम उनके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जो आपने जो जितना कुछ अभी तक आपने पढ़ा ना, वो सब कुछ एक साइड होगा और अब ये चीज़ें एक साइड होंगी। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने जिनके बारे में बात की ना कि वो अपर कैटेगरी के जितने लोग थे, हमने उनके बारे में बात कर दी। अब हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो अलग गैप्स में होंगे, फिर वो अलग तरीके से उनकी ज़िंदगी चली है मिडलिव पीरियड्स के अंदर। ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी बेसिकली डिवाइड इनटू द वर्नस, वर्न्स के अंदर उसको डिवाइड कर दिया गया था। और मिडलिव पीरियड वो पीरियड माना जाता है जिसके अंदर आपके रिच पीपल्स और पुअर पीपल्स के बीच में बहुत डिफरेंस बन चुका था यहाँ पे। ठीक है, पहले तक क्या था कि जब धर्म के बारे में बातचीत करने वाले लोग, या फिर कह लो कि एक समुदाय के प्रति बात करने वाले, किसी कास्ट के रूप में बात करने वाले थे, तब वहाँ पे लोगों के बीच में इतना डिफ्रेंशिएट नहीं था। पर जैसे जैसे मिडलिव पीरियड्स अपने पीक पर पहुँचता गया ना, तब तक उनके बीच में बहुत डिफरेंस हो चुका था। राइट, तो पहले हम बात करते हैं ट्राइब्स के बारे में कि जो ट्राइब सोसाइटीज़ थी, ये बेसिकली किस टाइप की सोसाइटीज़ थी। तो बेसिकली आप इतना समझ लो कि ये वो लोग थे कि जो टिपिकल सोसाइटीज़ को फॉलो अप नहीं लेते थे। राइट, जैसे कि किसी भी एक धर्म में होता है कि आपको सुबह उठ के ये करना है, आपको वो करना है, आपको इस सोसाइटी में रहना है तो आपको इस तरह की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी ना। दे डिड नॉट फॉलो एनी रिलीजियंस और एनी कास्ट। उनको उन चीज़ से कोई लेना देना नहीं था, उनको उस सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं था। दूसरी चीज़, दे आर डिपेंडिंग ऑन द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स, और उनका एक ही चीज़, वो एक ही चीज़ पे डिपेंड थे, वो था एग्रीकल्चर करना या फिर हंटिंग और गैदरिंग करना। इन्हीं के ऊपर उनका बेसिकली पूरी ज़िंदगी चलती थी। दूसरी चीज़ कि ये हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पर मूव्स करते थे, और मोस्ट ऑफली ये हिल्स, डेजर्ट्स और फॉरेस्ट के एरियाज़ के अंदर पाए जाते थे। मोस्ट ऑफली ये लोग हमेशा अपने रहने की जगह ऐसी ढूंढते थे कि जो बहुत लोगों से दूर हो, या फिर वहाँ तक पहुँचना लोगों से बहुत दूर हो। जैसे कि हम लोग आज की डेट में देखते हैं अंडमान निकोबार का कुछ जो आपका स्कल्स आइलैंड्स हैं, ये आइलैंड्स ऐसे हैं जो आज भी लोगों तक लोग वहाँ पहुँचना चाहते हैं, पर वो लोग नहीं चाहते कि हमसे कोई कनेक्ट करे। राइट, तो वो भी एक टाइप के ट्राइबल्स लोग होते हैं। राइट, उसके बाद आता है कि भाई जैसे जैसे टाइम जा रहा था ना, वैसे वैसे इनके और अपर कास्ट के लोग थे, जो ब्राह्मण लोग थे, जो अपने उस धर्म के उस जो पूरे वर्ण रेखा के अंदर सबसे ऊपर जो ब्राह्मण बैठे थे, अपर कास्ट वाले जो पावरफुल लोग थे, उनके और इनके बीच में बहुत ज़्यादा क्लैशेज होना शुरू हुए थे। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप थे ना, वो कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस पैदा कर रहे थे। क्योंकि देखो, एक वो ट्राइब थे जो किसी भी धर्म संप्रदाय या फिर और किसी को जिसको मानते नहीं थे, वो जिसमें थे वो उस चीज़ के अंदर खुश थे। और एक जो ब्राह्मण्स लोग थे, जो क्षत्रिय लोग थे, वैश्य कुल था, या फिर जो पूरा का पूरा ये पूरा अलग पार्ट था। तो दोनों की विचारधारा डिफरेंट थी, दोनों का डिपेंडेंपल्स या कह लो कि दोनों की लिविंग एजेस डिफ्रेंशिएट थी। राइट, आगे बात करते हैं कि जब और एक और हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमको इनके बारे में और पता चलता गया, तो आपको नीचे बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे अभी कि हिमालयन या फिर कह रो कि हिमालय रेंज के ऊपर पंजाब के पास आसपास में जो आपके खोखार ट्राइब्स के लोग मिले थे, लोहास के टाइप के लोग मिले थे, गांधीस टाइप के मिले थे। तो ये सब कुछ जो आपके थे ना, टिपिकल ट्राइबल्स लोग थे। फिर एक चीज़ हुई कि जब ये लोग बहुत ज़्यादा मिलने लगे ना एक दूसरे से, तो इन्होंने भी अपना पॉलिटिकल ग्रुप्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में उसको कन्वर्ट किया था। दूसरी चीज़ कि अब ये होने लगा था कि बहुत ज़्यादा लोग जब एक दूसरे से एकजुट होने लगे, तब उनको उनमें समझ में आया कि भाई अब हम लोग हमारी खुद की एक अलग सोसाइटी के रूप में हम खुद को स्टेबल कर सकते हैं और लोगों से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अभी आप देखोगे ना, तो आप किसी भी गरीब इंसान को जाकर पूछो कि भाई तो कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है, तो वो ये नहीं बोलेगा मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, वो बोलेगा मैं गरीब कास्ट से बिलोंग करता हूँ। तो उस टाइम पे भी ये सिचुएशन कहीं ना कहीं धीरे धीरे बिल्डअप हो रही थी, जब लोगों को समझ में आ रहा था कि भाई लोगों का नाम धर्म से कोई लेना देना नहीं है, अगर लोगों को पहचानना है तो उसकी जाति से पहचान लो। तो होता भी यही था उस टाइम पे, और लोगों ने करना भी वो शुरू किया। तो ये कुछ आपका ट्राइब्स का मतलब था।
फिर आपका आता है टिपिकल ट्राइब्स वाले, अगर लोग पोस्टल लैंडसल। अब जो आपको ये लोग थे ना, ये बेसिकली क्या करते थे, आप इन जो आपको ये पूरा रीड करने की ज़रूरत है, आप रीड कर लेना, पर आप इस फोटो के अंदर सब आइडेंटिफाई कर लो। ये इस टाइप के लोग होते थे, ठीक है, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करते थे। इनके पास बेसिकली हर एक चीज़ का हर एक चीज़ में इनके पास टिपिकल एक चीज़ तो होती थी, और वो होती थी इनके पास एनिमल्स। इनके पास एनिमल्स ना हो ऐसा बन सकता ही नहीं है। ये लोग एनिमल्स के साथ ही मूव ऑन करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। और एक टिपिकल एक वर्ड का यूज़ किया था, बंजारा। बंजारास कहते हैं ना, जो एक दूसरे से दूसरी जगह पे प्रणाम करते हैं। जो आप ऊपर की फ़ोटो देख रहे हैं, ब्लर टाइप फोटो है, तो उसको मतलब फोकस मत करो आप, इसको देख लो एक बार। तो ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इनका मेन चीज़ होता था कि ये लोग मिल्क को प्रोड्यूस करते थे, और एक्सचेंज के रूप में उन जो सामने वाले फार्मर्स थे उनके पास से कपड़े, खाने के लिए चीज़ें, घी वगैरह, इन सबको वो दे दे के अपने बेरोजगारी या फिर कह लो कि अपनी ज़िंदगी को वो इस तरीके से जीते थे कि जिनके लिए इनके लिए इनडायरेक्टली ये जितना कुछ भी चल रहा है ना, ये इनकी ज़िंदगी थी इनडायरेक्ट, ठीक है। घोड़े से लेके ऊँट, काव, गैमल, जितने आपको समझना है वो सारे के सारे ये लोग पालतू जानवर को पालते हैं, और वो एक साथ मूव ऑन होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो एक साथ मूव ऑन होते हैं, और वो एक साथ सब कुछ लेके जाते हैं। तो ये कुछ उनके आपको टिपिकल देखने को मिलेंगे। एक और चीज़ थी कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने यूज़ बंजारास टू मूव टू गेन देयर सिटी मार्केट। जो बंजारास थे वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे इतने इंपॉर्टेंट प्ले रोल्स कर रहे थे, क्योंकि उसने अपनी जो मार्केट्स को भरना शुरू किया था, जिस मार्केट को वो चाहता था कि ग्रो होकर लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाए, तो उसके लिए उसने बंजारोस को ढूंढना था कि जो बंजारेस वहाँ तक आते थे और अपनी चीज़ों को ट्रेड करते थे। आगे बात करते हैं। तो चेंजिंग इन द कास्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडिया, द मल्टी, अब यहाँ पर होता है कि मल्टी कास्ट पॉपुलेशन एक एक विलेज के अंदर रहने लग गई थी, और धीरे धीरे स्प्रेड आउट, तो इस्लाम का भी स्प्रेड आउट शुरू हो चुका था। धीरे धीरे सूफी और भक्ति मूवमेंट्स को भी इक्वल दर्जा मिलना शुरू हो चुका था, और डिफरेंट कास्ट के डिफरेंट रिलीजन ग्रुप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर चुके थे। दूसरी सबसे बड़ी बात होगी यहाँ पे, इंटर कास्ट मैरिज स्टार्ट बिटवीन द राजपूत एंड द मुस्लिम्स के बीच में, राजपूत और मुसलमान के बीच में इस टाइम पे इंटर कास्ट मैरिज का भी चलन शुरू हो चुका था। दूसरी चीज़ थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी ना, वैसे वैसे न्यू जातिस और न्यू वर्न्स को इमर्ज किया रहा था। मतलब कुछ ऐसे ब्राह्मण्स थे जो बहुत ज़्यादा गरीब होने के बावजूद भी उनको सेम दर्जा मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं, और कुछ ऐसे लोग थे कि जो बहुत ज़्यादा अमीर है पर वो किसी और जाति से बिलोंग करते थे। तो उस टाइम पे कुछ नई जाति को, कुछ नए वर्न्स को इस तरीके से मर्ज किया गया कि बस सब लोग इक्वल दिखे एज ए इकोनॉमिकली, ठीक है, और सबकी इकोनॉमिकली ग्रोथ हो, इसलिए सबको मर्ज कर दिया गया। ओके, और हुआ क्या कि जो ट्राइब्स थे वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे कहीं ना कहीं इस पूरे समाज के अंदर। क्यों? क्योंकि उनका बेसिक चीज़ें क्या थी कि वो ट्रेड्स पे बिलीव करते थे। उनका तो ऑलरेडी उनका रोज़गार सब कुछ चल ही रहा था कि वो हिल स्टेशन पे रह रहे हैं, फॉरेस्ट में रह रहे हैं, और वहाँ तक उनसे कोई कम्युनिकेशंस नहीं है, कुछ नहीं है, अपनी ज़िंदगी प्यार से जी रहे हैं। वो खुद आके इंक्लूड होने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम लोग इंक्लूड होंगे तो हमारे लिए आगे इन फ्यूचर में फ़ायदा है, राइट। तो वो इस तरीके से इनके साथ इंक्लूड होते हैं। फिर आपका आता है गॉन्ड्स। अब देखो ये जो गॉन्ड्स है ना, इनको हम टिपिकली इनकी भाषा के रूप से जानते हैं, जो कि होती है गोंडी, ठीक है, GOND गॉन्डीज, ठीक है। ये इनकी टिपिकल भाषा होती है, और इनके पास एक चीज़ जो इनको बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये होती है फार्मिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड होते हैं। दूसरी चीज़ के गॉन्ड्स का जो पूरी सिविलाइजेशन क्या हुआ है, फिर गॉन्ड्स का पूरा उत्पादन क्या हुआ है, गॉन्ड्स जहाँ से निकले हैं ये सारा का सारा दिल्ली सल्तनत के अंदर ये बसे हुए थे। जब दिल्ली सल्तनत ख़त्म हुआ या फिर दिल्ली सल्तनत पूरी कोलैप्स हुई और दिल्ली सल्तनत का पूरा नाम वो निशान मिट गया, तो ये जो गॉन्ड्स लोग थे, जो गॉन्ड्स का किंगडम था, वो गोंडवाना बन के साउथ इन ईस्ट या मध्य प्रदेश के विस्तार के अंदर उसने 15वीं सेंचुरी के अंदर आके अपना वसवन शुरू किया, और आज भी वो लोग उसी पूरे आसपास के विस्तार के अंदर रहते हैं। गोंडवाना उसको कहते हैं, ठीक है। जो गोंडवाना थे वो साउथ इन ईस्टियन मध्य प्रदेश में 15वीं सेंचुरी में से अपना सिविलाइजेशन को शुरू किया और आज भी वहाँ पर रहते हैं। इनका इतिहास ऐसा है कि ये लोग पहले दिल्ली सुल्तान के आसपास के एरिया, मतलब जो वहाँ पे दिल्ली सल्तनत थी ना, उसके आसपास के एरियाज़ के अंदर ज़्यादातर रहते थे, और इनका मेन पर्पस था कि ये लोग मोस्टली एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड थे,
और इनकी एक टिपिकल भाषा होती है जिसको हम कहते हैं गोंडी, GOND, गोंडी भाषा कहते हैं इसको, ठीक है हम लोग। ओके, आगे बात करते हैं ओहमास। ओहमास क्या थे? तो ओहमास वो लोग थे कि जो आपके टिपिकल साउथ ईस्ट एशिया से आए थे, साउथ ईस्ट एशिया से आए थे, और ये लोग आसाम के फॉरेस्ट के होते हुए आए थे। मतलब इनकी जो रहन बहन भूषा कह लो, इनका फैशन सेंस कह लो, इनका हर एक चीज़ ऐसी थी कि जो दिखता था कि ये लोकल ट्रेडर्स और माइग्रेट पीपल्स हैं कि, और इनकी जो वेशभूषा थी वो वॉरियर्स की थी, राइट। तो वो दिखता था कि ये लोग किसी के कहीं के सेनापति हो सकते हैं, फिर किसी के लड़ाकू सैनिक के वगैरह हैं। तो इनको वो देख के वो समझ में आ रहा था कि भाई ये लोग इन प्रजाति को बिलोंग करते होंगे। दूसरी चीज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थी कि ओहमास फॉर्म द न्यू किंगडम सरपासिंग द ओल्ड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द बनियास, या फिर बुनियास कह लो, ठीक है। बुनियास के जो नए जितने भी थे ना, भूरियास कह लो या बुनियास कह लो, ये जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम था ना, उन्होंने सिस्टम को क्रिएट किया जिसके अंदर उन लोगों ने नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था कि भाई वॉरियर्स भी हम रहेंगे, ब्राह्मण्स और ये सब कुछ नहीं होगा, और इनका अलग से सब कुछ चलेगा, और इनकी नज़र में सब चीज़ें इक्वल रहेंगी, ठीक है। इनके लिए हर एक चीज़ इक्वल रहेगी। इनका मेन काम क्या था कि ये वॉरियर्स के रूप में लड़ाई लड़ते थे, ये रोड को बिल्डअप करते थे, ये ज़मीन को ठीक रखते थे, ठीक है। किसी भी ज़मीन के ऊपर कोई भी उपज लेनी हो तो इसका पूरा निरीक्षण करना, उसमें कौन सी चीज़ का क्रॉप्शन करना चाहिए, तो ये चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ किसके ऊपर डिपेंड थी? वो सारी की सारी चीज़ें डिपेंड थी किसके ऊपर? इरिगेशन सिस्टम्स के ऊपर डिपेंड थी। और ये सारा काम कौन करते थे? तो ओहमास लोग करते थे, जो साउथ ईस्टर्न एशिया आसाम की बॉर्डर को क्रॉस करके वो आ रहे थे। मतलब ऊपर से इंडिया के समझ लो कि उस साइड का पूरा एरिया, आपकी 7 सिस्टर्स के भी ऊपर का जो पूरा एरिया है, वो पूरा एरिया इसके ऊपर से वो लोग आ रहे थे। बाकी का ये तो पूरा आपको रीड करना पड़ेगा एक बार, जिससे कि आपके जो कुछ भी ऑलमोस्ट डाउट्स होंगे वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, देखो एक और चीज़ यहाँ पर दिख रहा है आपको, ओहमास माइग्रेटेड फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र वैली एंड प्रेजेंट द म्यांमार इन द 13th सेंचुरी, राइट। तो इस तरीके से मैं कुछ चीज़ आपको जो मैं बोल रहा हूँ ना कि ऊपर से आ रहे हैं, तो इनको आप जब तक रीड नहीं करोगे ना तब आपको डाउट सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। मैं आपको खाली ब्रीफ में स्मॉल सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स जब मैंने लिया था तो वो लेक्चर्स आपके आधे घंटे के आ रहे थे, 50 मिनट्स के लेक्चर्स जा रहे हैं, मतलब 15 मिनट से लेके कम से कम 30, 35, 40 मिनट तक पूरे लेक्चर्स जा रहे हैं। और लेक्चर्स इतने लेंदी हो जा रहे हैं ना कि वो लेक्चर्स स्टूडेंट्स कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैंने दिमाग लगाया है और मैंने स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ भी लिए हुए हैं। तो उन लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि सर आप खाली ऊपर के जो मेन जो 2-3-4 पॉइंट्स हैं उनको आप समझा दो, बाकी हम लोग इंग्लिश में रीड कर लेंगे एक बार। तो बेसिकली आपको ये सब कुछ रीड करना है। बाकी मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितना भी ये ब्लैक में जो लास्ट पॉइंट पे आता है, ये टिपिकल आपके 7th क्लास के अंदर पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स में आपको डेफिनेशन के रूप में या फिर किसी भी क्वेश्चन के रूप में आपको ये चीज़ें पूछी जा सकती है कि शिफ्टिंग कल्टिवेशन किसे कहते हैं, टांडा किसे कहते हैं, ठीक है। बाकी ये चीज़ आपकी नॉर्मली डेट्स वगैरह हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत इतनी पड़ेंगी नहीं, बट अगर इनको एक बार पढ़ लोगे तो आपके डाउट्स ज़्यादा क्लियर रहेंगे कि भाई इस टाइम पीरियड तक ये चीज़ चली थी, इस टाइम पीरियड ये चीज़ें हो चुकी थी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।